हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंपैरिजन के पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रूल क्या होता है, या फिर आपका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रूल क्या है, और उसी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है। ठीक है, तो एक चीज मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। अब आप ये मान के चलो कि कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर से कॉलेज जा रहा है। ठीक है, वो अपने घर से, होम से कॉलेज जाता है, और डिस्टेंस है होम से कॉलेज का 20 किलोमीटर्स का। ठीक है, 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है घर से कॉलेज का। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो घर से कॉलेज का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, 20 किलोमीटर का 20 किलोमीटर, वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक, तो ये मैंने मान लिया 20 किलोमीटर्स का है। अब मैं वो केस लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए मैं मंडे को कॉलेज जाता हूँ। तो अगर मैं मंडे को कॉलेज जाता हूँ तो मुझे मालूम है डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स का है, स्पीड मैंने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर की है, और टाइम जो मुझे मिल रहा है तो वो मुझे ऑब्वियस सी बात है 1 घंटा ही लगेगा, 1 आवर, तभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं 20 किलोमीटर पहुंच पाऊंगा 1 घंटे। ठीक है, तो ये इस दिन मैं गया था बाइक से। बाई चांस मेरी बाइक में कुछ दिक्कत हो गई, ट्यूसडे को मैं जाता हूँ ऑटो से। तो ऑटो से मुझे कॉलेज जाना है घर से, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर ही रहेगा। ऑटो की स्पीड में मान लेता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की है। तो अगर ऑटो की 10 किलोमीटर पर आवर की है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम मुझे 1 आवर लग रहा था, अब वो मुझे टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। ठीक, तो आप इस पूरे मंडे और ट्यूसडे का जो सीन है, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रूल क्या बोल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या बोल रही है। अब एक चीज बात समझो, आपने क्या किया, डिस्टेंस को लाने के लिए दो वेरिएबल्स का इनटू किया, किसका, एक स्पीड का एक टाइम का। ठीक, डिस्टेंस आपका आउटपुट है, आउटपुट आपका कांस्टेंट है दोनों केसेस में, 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर ही जाना है आपको मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। अब कंडीशन क्या आती है आपके सामने, पहले आपकी स्पीड थी 20 की, तो आपको टाइम लग रहा था 1 आवर्स। अब ट्यूसडे को क्या हुआ, आपकी जो स्पीड है वो जस्ट हाफ रह गई, या आपने स्पीड में हाफ एंड टू किया। ठीक है, तो स्पीड में अगर आपने हाफ एंड टू किया है तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको आउटपुट तो 20 का 20 ही रखना था। तो ये अगर यहाँ पे आपने हाफ का किया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपने 2 का ही तो किया है, 1 से 2 पहुंचे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आउटपुट को कांस्टेंट रखना है और आपके दो वेरिएबल इनपुट में हैं जिनको आप इनटू कर रहे हो, तो पहले वाले वेरिएबल को आप जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जिस भी फ्रैक्शन से या वैल्यू से, उसके रेसिप्रोकल से आप दूसरे वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर आप एक को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे को 1/a से मल्टीप्लाई करोगे, तभी जाके आपका आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको आउटपुट कांस्टेंट नहीं रखना होता तो आपको जरूरी नहीं है कि इसको हाफ से करो तो इसको 2 से ही करो, यहाँ वैल्यू चेंज भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन अगर आपको आउटपुट कांस्टेंट करने को बोल दिया है कि आउटपुट कांस्टेंट है, तो अगर पहले वाले वेरिएबल को जिस भी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया, जिस भी फ्रैक्शन से आपने मल्टीप्लाई किया, उसके रेसिप्रोकल से आप दूसरे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल कम हो जाएगा, अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि आपका आउटपुट कांस्टेंट रहे।
ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये एक वेरिएबल बढ़ना और दूसरा वेरिएबल घटना, यही इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है। और प्रोडक्ट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका आउटपुट कांस्टेंट है, दो चीजों का आप प्रोडक्ट कर रहे हो और उसको जो प्रोडक्ट का आउटपुट आ रहा है वो सेम रह रहा है हर कंडीशन में। यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 था। अब मान लीजिए अभी भी तीसरा केस हम लेते हैं, यहाँ 20 ही रहता, 20 किलोमीटर ही है, ठीक है, और आपको ऑटो नहीं मिला तो आपने क्या किया, आपने साइकिल ले ली, बाइसिकल ले ली। अब 20 किलोमीटर आपको जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मान लेता हूँ साइकिल की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर की। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा पाएगी साइकिल, या आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला पाओगे, तो यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा। अब आपको मालूम है ये 20 से 5 आ गया, 20 से 5 आने का मतलब आपने यहाँ 1/4 का इंटू किया है। तो आपको इसको 1 से कितना लाना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा। तो टाइम में आप किसका इंटू करोगे, 1 में 4 का इंटू करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस भी, अगर आउटपुट कांस्टेंट है तो आपके वेरिएबल, जो दो इनपुट वेरिएबल है वो आपस में एक दूसरे को इनवर्सली वेरी करेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा वेरिएबल कम हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए जरा, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक और, जो आपके साथ हो सकता है कभी भी, आजकल जो कंडीशन चल रही है उनमें। देखिए अब एक बात समझो, आप सबको ये पता है कि एक्सपेंस या खर्चा, एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। अब देखना जरा आप, मान लो आप 100 रुपीज आपके पास थे, एप्पल आ रहे हैं 50 रुपीज पर केजी के रेट के हिसाब से, और आपने 2 kg एप्पल परचेज कर लिए। ये आप गए हो मंडे को, ठीक, ठीक है। अब आप 2 दिन बाद फिर जाते हो, आप वेडनेसडे को जाते हो, आपको नहीं पता मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, आप अभी भी अपने साथ 100 रुपीज ही लेके गए। तब हुआ क्या, आप अभी भी अपने पास 100 रुपीज ही लेके गए, तो हुआ ये कि आप अभी भी 100 रुपीज लेके गए, और बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से इसका जो प्राइस था वो 25% से बढ़ गया। 50 पे जो रेट पे एप्पल आ रहा था वो 25% से बढ़ जाता है, एप्पल की रेट 25% से बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है 50 को नहीं, 50% से बढ़ गई, मान लीजिए इसकी रेट 50% से बढ़ गई, ठीक। तो 50% से बढ़ेगी तो 50 को 50% से बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 50 का आधा करोगे, कितना हो गया, 75 हो गया। तो ये जो रेट है वो 75 हो गई, ठीक है। तो अब आपको नहीं पता था, आपने बोला कि एप्पल दे दीजिए, तो फिर आपने देखे कि यार मेरे पास 100 रुपीज ही है। अब उसने बोला कि सर रेट तो 75 हो गई है, ठीक है, रेट तो 75 रुपीज पर केजी की हो गई, तो अब आप कितने एप्पल खरीद पाओगे। ऑब्वियस सी बात है। अब आप एक बात समझो, ये 75 हुई, ये 75 कैसे हुई, 50% से बढ़ गई। तो आप क्या करोगे, 50 को 50% से बढ़ा लो, ये तो करोगे 50 को 50% इंक्रीज करने के लिए। 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लेने के बाद दिखेगा आपको 1+1/2, तो 50 इंटू ये हो गया 3/2, 50 इंटू 3/2, तो ये 75 कैसे आया, 50 इंटू 3/2 करके। अब आउटपुट आपको 100 ही चाहिए, तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो क्वांटिटी में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी में 2 थी पहले, तो 2 kg इंटू 3/2 हो जाएगी, तभी 2/3 हो जाएगी, तभी आपका 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तभी 50 इंटू 2 100 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, जिस वैल्यू से आपने इसे मल्टीप्लाई किया है पहले वाले फ्रैक्शन, पहले वाले वेरिएबल को, उसके रेसिप्रोकल से आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसे सोच लो कि 100 इंटू, मान लो प्राइस 50 इंटू ए से किया,
तो अब मुझे आउटपुट 100 चाहिए, प्राइस क्वांटिटी तो पहले मैं 2 लाया था, तो इसको मुझे 1/a से करना पड़ेगा, तभी a से कैंसिल आउट होगा, तभी 50 × 2 100 हो पाएगा। ठीक, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर पहली वाली क्वांटिटी, पहला वेरिएबल जिस भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा वेरिएबल उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा। अब आप और एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लीजिए इसकी जगह ऐसे दे दे आपको कि if price increases by 25%, ठीक है, या 25% अभी हमने कर लिया, चलो मान लो 10%। if price increases by 10%, by what percentage we must reduce our expenditure our quantity, so our expenditure remains constant. So our expenditure remains constant. If price increases by 10% or what percentage, we must reduce our quantity, so our expenditure remains constant. अब एक बात समझो, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर आप मंडे को गए E है और प्राइस P है और क्वांटिटी आप Q लेके आए। अब किसी भी रीजन की वजह से प्राइस बढ़ गया 10% से, ठीक है, ये मंडे का सीन था। किसी भी रीजन की वजह से प्राइस बढ़ गया 10% से, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नहीं पता था, ट्यूसडे को भी आप ई ही लेके गए अपने साथ। अब प्राइस बढ़ गया 20% से, तो प्राइस अगर बढ़ गया 10% से, तो पी की जगह प्राइस कितना हो जाएगा। अब आपको मालूम है, मुझे आपको प्राइस को 10% से बढ़ाना है, तो प्राइस को आप 10% से बढ़ाओगे तो पी को किससे मल्टीप्लाई करोगे। ये हम लोग सीख चुके हैं परसेंट इंक्रीज में, कि अगर कोई चीज किसी परसेंट से बढ़ती है तो क्या करना पड़ता है। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, मान लो प्राइस को 10% से बढ़ाना है, तो आप नॉर्मली ये करते हो P प्लस 10% ऑफ P कॉमन ले लोगे तो आपको दिखेगा 1 + 1/10, तो P × 11/10, ठीक है। लेकिन अब एक चीज यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पर आपने 11/10 फाइनली मल्टीप्लाई किया है, और यही मैंने बताया है कि अगर किसी वैल्यू को किसी परसेंट से बढ़ाना है तो 1 + परसेंट के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। 1 + 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखोगे कि प्राइस जो हो जाएंगे वो 11/10 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले अब पी प्राइस थे, 10% बढ़ने की वजह से 11/10 ऑफ पी हो गए, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। अब आपको ये मालूम है कि आपका एक्सपेंडिचर तो फिक्स है, जितना पैसा आप पहले खर्च कर रहे थे ई, उतना ही पैसा वो आप खर्च कर रहे हो, और आपको मालूम है ई की वैल्यू पी × क्यू के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ई की वैल्यू है P × Q के बराबर, और ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। RHS में देखोगे तो 11/10 ऑफ P आपके पास है। अब आपको Q से मल्टीप्लाई करना है, Q को मल्टीप्लाई करना है किसी वैल्यू से, ताकि आपको लौट के P × Q मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आपने 11/10 से किया है, तो यहाँ पर आप किससे करोगे, 10/11 से ही तो करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि 10 से 10 और 11 से 11 कैंसिल आउट होगा, तभी तो मुझे P × Q मिलेगा, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना था, और एक्सपेंडिचर P × Q के बराबर है, पहली क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो इसका सीधे सीधे मतलब ये कि जिससे आपने पहले वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, उसके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से आप दूसरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। अब बात ये बनती है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी को आपने कितने परसेंट से डिक्रीज किया। तो एक बात समझो, आप पहले क्वांटिटी कितनी लाते थे, Q लाते थे, और आप कितनी ला रहे हो, 10/11 ऑफ Q, तो कितने परसेंट से डिक्रीज हो गई। कैसे निकालते हैं परसेंट डिक्रीज, सीधे सीधे देखो जरा, फाइनल 10/11 ऑफ Q माइनस Q ओवर Q, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल, निकल आया कितने परसेंट, × 100 कितने परसेंट डिक्रीज हुई।
तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये 1/11 निकल के आएगा। 1/11 मतलब 9.09%। तो उसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये पार्ट जो है ना, इसको सोचने इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, इस पार्ट के लिए ये कर सकते हो आप कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर कर दो। 10/11 है तो डिफरेंस कितना आया, 1 आंसर हो जाएगा। 1/11 का परसेंटेज निकाल लो। इतना इतना करने की जरूरत नहीं है आपको फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करने की, बस इतना कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और अभी और क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब। ठीक, तो इसमें बस इतनी चीज समझने की है कि आपका जिस फ्रैक्शन से पहला वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा उसके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से दूसरा वेरिएबल अपने मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपका आउटपुट कांस्टेंट है तो। और उसके बाद बस आपको देखना पड़ेगा कितना परसेंट का चेंज है, तो आप निकाल लो। फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो भी वैल्यू आपने मल्टीप्लाई की उसका डिनोमिनेटर रख लो और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो देख लो। ठीक, अब मान लो इसकी जगह में एक यहाँ थोड़ा सा चेंज करके एक चीज और बता देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए, फिर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए इसकी इस 10 जहाँ पे 10% है, इसकी जगह यहाँ पे ये हो जाता अभी मान लीजिए 50% या 25%। मान लीजिए प्राइस 25% से बढ़ जाता तो E इक्वल्स टू पी इंटू क्यू जो हम मंडे को गए थे, अब E इक्वल्स टू प्राइस बढ़ गए 25% से। तो 25% से बढ़ाने के लिए क्या करोगे, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो आप बढ़ाओगे तो क्या करोगे 1 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो P तो हो गया 5/4। ठीक, अब आउटपुट आपको E का E चाहिए और E पहले क्या है P इंटू क्यू, तो मतलब ये पार्ट सॉल्व करके भी P इंटू क्यू आना चाहिए। तो Q में किसका मल्टीप्लाई करूं, 4/5 ऑफ Q का, बस, ताकि 4 से 4 और 5 से 5 कैंसिल आउट होता जाए। तो आपका P इंटू क्यू बराबर रहा। तो मतलब प्राइस अगर 5/4 ऑफ P हो गए तो क्वांटिटी 4/5 हो जाएगी। अब आपसे कोई पूछेगा भाई कितना परसेंट क्वांटिटी में डिक्रीज रहा, आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना था, तो आपको ये पता है दो तरीके हैं आपके पास, ये इनिशियल है ये फाइनल है, या तो फॉर्मूला लगा लो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100, या फिर आप ऐसे सोच लो कि पहले था Q अब हो गया 4/5 ऑफ Q, तो आप क्या करोगे निकालने के लिए, जो डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज रखो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1/5 मतलब कितना 20%। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि क्वांटिटी 20% से कम हो गई। कम इसलिए हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम होगी। और ये खुद देख लो आप, ये फ्रैक्शन 4/5 है तो ये फ्रैक्शन 1 से कम है, और यहाँ पे पहले क्या था, दोनों P में भी 1 मल्टीप्लाई था और Q में भी 1 मल्टीप्लाई था। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।